गुड इवनिंग। हम लोग लैंड रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे GS 5 और GS 3 दोनों के कंटेक्स में। लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में देखा था कि लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, लैंड रिफॉर्म की डेफिनेशंस क्या हैं। हम लोगों ने अलग अलग स्कॉलर्स की और यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशंस को देखा था। उसके बाद हम लोग आए थे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, ये देखने के लिए कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में अंग्रेजों की लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड क्या पॉलिसीज थी और उन्होंने इंडिया के लैंड और एग्रीकल्चरल सिस्टम को किस तरीके से प्रभावित किया और किस तरीके से किसान और जो सरकार है उसके बीच के संबंधों को खराब करने का काम किया। और ये भी देखा था हम लोगों ने कि अंग्रेजों की इन्हीं पॉलिसी से जो जमीन है, वो जमीन एक कमोडिटी बन गई थी और उसको मार्केट में खरीदना बेचना शुरू करने का काम किया जा चुका था। फिर हम लोग आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में। वहां पर हम लोगों ने जेसी कुमारप्पा की कमेटी को देखा था, जो दिसंबर 1947 में बनी थी और इसने 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने भूदान और ग्रामदान को देखा, और भूदान के बारे में बात ये हुई थी कि भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 में करी गई थी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ठीक। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब अंग्रेज देश को छोड़कर गए, देश को आजाद करके गए, उसके बाद देश की जो भी बुरी हालात थे उन बुरे हालातों को दूर करने के लिए और देश को विकास के डेवलपमेंट के पाथ पर लाने के लिए योजना आयोग बनाया गया। और योजना आयोग ने फ्रेम करनी शुरू करी 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना, जिसमें देश की जो हालात हैं, देश की जो कंडीशंस हैं, उनको बेहतर करने के लिए पॉलिसीज बनाई गई। और उनको एक टाइम दिया गया कि भाई इन पॉलिसीज को 5 साल तक हम लागू करेंगे और 5 साल के बाद हम देखेंगे कि ये पॉलिसीज काम करी कि नहीं, कि तो उसके बाद हम नई पॉलिसी लेके आएंगे। तो इस तरीके से 5 5 साल के लिए प्लानिंग करी गई, और 5 5 साल के बाद फिर नई हमारी जो प्लान आता था वो आता था आगे अगले 5 सालों के लिए। तो यहां पर अगर देखा जाए तो शुरुआत में अगर हम लोग देखें तो जो देश का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरीके से बूस्ट किया जाए, किस तरीके से इंडिया में डेवलप किया जाए। और लैंड रिफॉर्म जो है वो किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, किसानों की कंडीशन से रिलेटेड है ना, किसान और जमीन के बीच के संबंध से रिलेटेड है। हम लोगों ने देखा था भूधृति यानी कि लैंड रिफॉर्म क्या है, किसान और जमीन के बीच के संबंध को लैंड टेन्योर या भूधृति कहा जाता है। हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। अब यहाँ एक चीज ये ध्यान रखिए कि कुमारप्पा कमेटी की रिकमेंडेशंस हम लोगों ने देखी थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कुमारप्पा कमेटी की रिकमेंडेशंस है उन्हीं ने बेस तैयार किया था 5 ईयर प्लान्स का। और 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत कब से होती? 1951 से 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत होती है, और इसी के पैरेलल में क्या चल रहा है? भूदान चल रहा है ना, जो कि एक वॉलेंटरी एक प्रयास है जमीन के रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हम लोगों ने इसके बारे में भी कल बात की थी। आज हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आपको समझ में भी आ गया होगा, आज हम लोग बात करेंगे कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या काम किए गए। यानी कि हम बात करेंगे रोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि भूमि सुधार में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका। यूपीपीसीएस में अभी इस रिलेशन के ऊपर, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत में लैंड रिफॉर्म की शुरुआत जो है वो 5 ईयर प्लान के साथ ही हुई। ठीक। जिसमें जैसी कुमारप्पा कमेटी की रिकमेंडेशंस का ध्यान रखा गया। ठीक है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखें कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो लैंड रिफॉर्म था, हम जानते हैं ना कि हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखी गई हैं बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, की स्टेट और सेंटर जो है वो किन किन चीजों पर नियम कानून वगैरह बना सकते हैं। और 3 लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो लैंड रिफॉर्म था, ये लैंड रिफॉर्म जो था वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, यानी कि राज्य सूची का विषय था। यानी कि इस लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी कानून बनाने हैं, जो भी चीजें करनी है, वो राज्यों को करनी है। ठीक। तो लैंड रिफॉर्म क्या है? स्टेट का सब्जेक्ट है। राज्यों को इसके संबंध में कानून और विधान बनाने का अधिकार था। राज्य विधान मंडल इसके बारे में बनाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हमको ओवरऑल इसको भी देख के चलना है, तो केंद्र सरकार ने अपने 5 ईयर प्लान्स का इस्तेमाल किया लैंड रिफॉर्म्स के लिए। लैंड रिफॉर्म्स के लिए 5 ईयर प्लान्स में वो हमारा एक ऑल इंडिया लेवल पर एक पॉलिसी
इंफ्रा एक स्ट्रक्चर लेके आया। 5 ईयर प्लान का इस्तेमाल करते हुए उसने फिनेंशियल अलोकेशंस किए और गाइडलाइंस वगैरह जो है वो तैयार करी। ठीक। ये काम कौन कर रहा है 5 ईयर प्लान्स में? प्लानिंग कमीशन कर रहा है। और प्लानिंग कमीशन का इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़े, सोशल जस्टिस इंश्योर हो, और इन सब के लिए हर अगले 5 ईयर प्लान में क्या किए जाते रहे? सुधार किए जाते रहे। तो अलग अलग 5 ईयर प्लान्स में लैंड रिफॉर्म्स के लिए अलग अलग मेजर्स लिए गए, अलग अलग चीजों को जो है वो उस पर फोकस किया गया। इसी को हमको आज यहाँ पर अभी डिस्कस करना है कि 5 ईयर प्लान्स में कौन से 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कौन कौन से मेजर्स लिए गए। ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर हम बात करें तो ये जो लैंड रिफॉर्म है इसको एक गति देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए और इंस्टीट्यूशनल इसको एक रूप देने में 5 ईयर प्लान्स का एक बड़ा रोल है, एक बड़ी भूमिका है, जिनको हम अलग अलग हर 5 ईयर प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला 5 ईयर प्लान, उसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड क्या मेजर्स लिए गए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और हम जानते हैं इसका पीरियड क्या है, 1951 से 1956। ये ध्यान रखना है कि पैरेलल में भूदान जो है वो चल रहा है। 1951 में भूदान जो है वो शुरू हो गया था। ठीक। अब ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है इसका जो फोकस था वो क्या था? इसका जो मेन फोकस था वो क्या था? तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका जो फोकस था वो था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना। ठीक। तो इसमें क्या किया गया? इसमें कृषि को, एग्रीकल्चर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सर्वोच्च प्राथमिकता यानी कि टॉप प्रायोरिटी दी गई। और यहां पर भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चरल ग्रोथ का फाउंडेशन माना गया, मूल आधार माना गया। ठीक है। क्लियर। साथ ही साथ इसमें जेसी कुमारप्पा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सिफारिशें हैं, स्वीकार किया गया या एक्सेप्ट किया गया। ठीक। जेसी कुमारप्पा कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया, पॉलिसी फ्रेमवर्क के रूप में, नीतिगत रूप में स्वीकार किया गया। ठीक। इनकी रिकमेंडेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या रिकमेंडेशंस दी थी जेसी कुमारप्पा ने। बिचौलियों का अंत यानी कि मिडिलमैन को खत्म करना, लैंड जो है वो उसको जोतने वाले की होगी, ठीक है, चकबंदी वगैरह, ये सारी चीजें वहां पर दी थी, आपको पता है। अब यहाँ पर इसका रोल क्या रहा? तो फोकस तो इसका ये था, लेकिन इसका जो रोल रहा, हम एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका रोल क्या रहा और इसमें अचीवमेंट क्या आई, यानी कि भूमिका और उपलब्धियां क्या रही पहले 5 ईयर प्लान के। तो इसमें क्या किया गया? इसमें बिचौलियों का उन्मूलन किया गया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। अब इंटरमीडियरीज कौन है? हम जानते हैं इंटरमीडियरीज कौन है। जमींदार हैं, जागीरदार हैं और महाल है। है ना? महलवाड़ी सिस्टम में याद है ना? रैयतवाड़ी सिस्टम में तो रैयत यानी किसानी था मेन। ठीक। तो यहां पर इनको क्या किया गया? इनको समाप्त करने के लिए, समाप्त
भाई ये कोई नियम तो है नहीं, तो पॉलिसी है ना। पॉलिसी में कोई कानून थोड़ी ना बनता है, पॉलिसी में तो गाइडलाइंस दी जाती है ना। तो इनको समाप्त करने के लिए क्या किया गया, राज्यों को, क्योंकि कानून राज्य बनाएंगे, क्योंकि लैंड रिफॉर्म तो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो राज्यों को निर्देश दिए गए कि भाई आप जल्द से जल्द कानून बनाइए, और कानून बनाकर ये जमींदारी जागीरदारी महलवाड़ी सिस्टम के रूप में जो एबॉलिश जो जो ये इंटरमीडियरीज बैठे हैं, इनको खत्म करिए। ठीक। अब जब ये इंटरमीडियरीज खत्म हो गए, तो भाई ये सरकार है और ये किसान है, और किसान के बीच में कौन बैठा है, ये इंटरमीडियरीज बैठे हैं, जमींदार जागीरदार। ठीक। तो अब इनको जब खत्म कर दिया गया, तब क्या हो गया, सरकार और किसान के बीच में सीधा संबंध स्थापित हुआ। तो इससे अब असर क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, देश के लगभग 2 करोड़ किसानों, यानी कि टेनेंट्स का राज्य से सीधा संबंध स्थापित हुआ। राज्य से सीधा संबंध स्थापित हुआ। ठीक। साथ ही साथ यहां पर टेनेंसी रिफॉर्म्स, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे उसको काश्तकारी सुधार। ठीक। करेंसी रिफॉर्म में क्या हुआ, काश्तकारी सुधार, यानी कि जो लगान है, जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, उसको रेगुलेट करने का, उसको नियमित करने का, कंट्रोल करने का। अभी हम लोग देखेंगे, इसकी 3 इयर्स पॉलिसी थी, उसको हम लोग बात करेंगे अभी कुछ देर में। ठीक है। उसको नियमित करने और काश्तकारों को बेदखली, एक्सपल्शन, निकाल देते थे जब मन आता था, जमींदार जागीरदार निकाल देते थे। तो कोई उसके पास मतलब वही नहीं है कि कब उसको उसकी जमीन जिस पर वो खेती कर रहा है उससे निकाल कर बाहर कर दिया जाए, है ना। काश्तकारों को बेदखली से सुरक्षा देने की शुरुआत हुई। किसमें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। इसके बाद आता है हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान, 1956 से 1961 तक, 1961 तक। यहाँ पर 4 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत करी गई। 4 पॉइंट एजेंडा या 4 पॉइंट प्रोग्राम। ये 4 सूत्रीय कार्यक्रम क्या थे, यहाँ पर बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स के जो टारगेट्स हैं, यानी कि जो लक्ष्य हैं, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक। ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला है टेनेंस जो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि बिचौलियों का अंत। दूसरा, टेनेंसी रिफॉर्म्स, यानी कि काश्तकारी सुधार, टेनेंसी रिफॉर्म्स। तीसरा था भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी जमीन हो सकती है। इससे ज्यादा जमीन जो होगी वो सरप्लस मानी जाएगी और उसको से ले लिया जाएगा और लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा लैंडलेस लोगों में। तो भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण,
ठीक है। साथ ही साथ यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, लैंड सीलिंग। ठीक है। साथ ही साथ जोतों की चकबंदी। चकबंदी यानी कि लैंड कंसोलिडेशन। चकबंदी क्या होता है कि मान लिया किसी आदमी के पास जमीन एक यहाँ पर है एक टुकड़ा, और एक दूसरा टुकड़ा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर किसी और जगह पर छोटा सा टुकड़ा, और तीसरा टुकड़ा फिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर किसी और जगह पर छोटा सा टुकड़ा। तो उसके बाद जमीन तो मान लिया 1 बीघा 1 बीघा 1 बीघा 3 बीघा जमीन, लेकिन 3 बीघा जमीन कैसी हुई है, फैली हुई है, फ्रैगमेंटेड है, थोड़ी यहाँ पर है, थोड़ी यहाँ पर है, थोड़ी यहाँ पर है। अगर ये जमीन एक ही जगह पर एक साथ 3 बीघा होती तो उसको खेती करने में ज्यादा आसानी होती, ज्यादा एफिशिएंसी से वो खेती कर सकता। और क्योंकि एक ही जगह है तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज को वहां पर अडॉप्ट कर सकता। वो बेटर यहाँ पर मैकेनाइजेशन कर सकता, यंत्रों का इस्तेमाल कर सकता। लेकिन ये खेती जो उसकी है वो फैली हुई है, तो बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आती हैं। तो चकबंदी में क्या किया गया, ये जो फ्रेगमेंटेड लैंड है, जो बिखरी हुई जमीनें हैं, जो फैली हुई जमीनें हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं और है, तो इनको क्या किया गया, इनको इकट्ठा किया गया कि भाई इस आदमी को एक ही जगह पर 3 बीघा जमीन कर दी जाए। इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया लैंड कंसोलिडेशन, जो तो की चकबंदी बोला गया। ठीक है। क्लियर। तो ये चार जो यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट्स डिसाइड किए गए। लैंड रिफॉर्म्स के टारगेट्स को चार भागों में डिवाइड किया गया, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, टेनेंसी रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग और लैंड का कंसोलिडेशन। ठीक है। साथ ही एक चीज और यहाँ पर है, अगर हम देखें कि इसमें क्या हुआ, तो ये तो काम हो गया, डिसाइड किया गया। तो यहाँ पर बेसिकली इस योजना में कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में हम लोगों ने बात की थी। जैसे कुमारप्पा ने भी कोऑपरेटिव फार्मिंग का रिकमेंडेशन दिया था, सहकारी खेती का रिकमेंडेशन दिया था। तो सहकारी खेती यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग, और सामूहिक ग्राम प्रबंधन पर बल दिया गया। ठीक। सामूहिक ग्राम प्रबंधन मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि किसी गांव में लोगों के पास बहुत थोड़ी थोड़ी जमीन है, किसी के पास 1 बिस्वा, किसी के पास 4 बिस्वा, किसी के पास आधा बीघा, किसी के पास 1 बीघा। तो इन छोटी छोटी जमीनों पर काम करना उतना बेहतर नहीं होता है। तो ये कहा गया कि भाई ये जितनी भी ये जमीन छोटी छोटी लोगों के पास है, इनको एक ग्रुप बनाया जाए, और ये ग्रुप में गांव के सभी लोग मिलकर काम करें। क्या करें, गांव के सभी लोग मिलकर काम करें। तो किसी एक व्यक्ति का अब एक खेत नहीं रहा, ये टोटल एक क्या हो गया, ये एक कंबाइंड ग्रुप बन गया, और गांव के सभी लोग मिलकर इस पर काम करेंगे। ये क्या चीज है, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग है। और ऐसी लैंड्स का मैनेजमेंट कौन करेगा, सामूहिक ग्राम प्रबंधन होगा इनका। ठीक है। क्लियर। तो ये जो चीज है इस पर बल दिया गया, ये चीज जैसी कुमारप्पा ने भी अपने रिकमेंडेशन में दी थी। और ये क्यों किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, वहां भी मैंने बताया था, और फिर से ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से फायदा ये होगा कि छोटे और बिखरे हुए खेतों की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ठीक। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। प्लस इसमें एक चीज और कहा गया, राज्यों से, स्टेट्स से कहा गया। क्या कहा गया, पहले वाले में क्या कहा गया था कि भाई वो कानून बनाए और बिचौलियों को खत्म करें। दूसरी वाले में क्या कहा जा रहा है कि सीलिंग एक्ट्स का ड्राफ्ट तैयार करें। सीलिंग एक्ट मतलब क्या हो गया, भूमि सीमा निर्धारण अधिनियम। यानी कि वो एक्ट, वो अधिनियम जिसमें ये बता दिया जाए कि एक व्यक्ति या परिवार के पास अधिकतम कितनी जमीन हो सकती है, एक व्यक्ति या परिवार अधिकतम कितनी जमीन को होल्ड कर सकता है, और उसके ऊपर की जमीन को क्या माना जाएगा, अधिशेष या सरप्लस लैंड माना
जाएगा। और इसको कानूनी और अमली जामा पहनाने की जरूरी है कि इसके पीछे एक कानून हो और कानून के द्वारा इसको लागू करवाया जाए। तो ऐसे ही कानूनों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सेकंड 5 ईयर प्लान में राज्यों को कहा गया। ठीक, राज्यों को क्यों कहा गया? राज्यों को इसलिए कहा गया क्योंकि लैंड रिफॉर्म किस लिस्ट में आते हैं, बताया था मैंने, लैंड रिफॉर्म स्टेट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट ही उनसे संबंधित कानून वगैरह जो है वो बनाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। अब सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद हम लोग चलते हैं आगे, तीसरे और चौथे प्लान को एक साथ देख लेते हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान, थर्ड एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो इनका जो कंबाइंड ये पीरियड है वो 1961 से जाता है 1974 तक। 1961 से 1974 तक ये जाता है। अब यहाँ एक चीज अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दो 5 ईयर प्लान निकल चुके हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान। जब थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है तो यहाँ पर एक स्क्रूटनी करी जाती है कि अभी तक, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, दो 5 ईयर प्लान हो चुके हैं, तो क्या प्रोग्रेस हुई। तो यहाँ पर 1960 का ये जो डिकेड है, ये जो दशक है, इसमें महसूस हुआ कि पहली दो 5 ईयर प्लान्स में स्ट्रेस देने के बावजूद भी जो लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन है, जो भूमि का पुनर्वितरण है, वो प्रभावी इफेक्टिवली नहीं हो पाया है। ठीक है। और जमींदारों ने बहुत सारे कानूनी रास्ते निकाल लिए हैं इस चीज से बचने के लिए। ठीक। और जमींदारों ने उन कानूनी खामियों का फायदा उठाकर बेनामी ट्रांसफर कर लिए हैं। अभी बेनामी ट्रांसफर क्या है और कैसे इंपैक्ट किया, हम लोग देखते हैं कुछ देर में। तो ये ध्यान रखना है, स्क्रूटनी करी गई और ये महसूस किया गया कि पहले दो 5 ईयर प्लान में जो भी कदम उठाए गए वो इतने प्रभावी नहीं हुए, क्योंकि कानून का फायदा उठाकर जमींदार जो है वो उनको अवॉइड करने का काम कर रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पर थर्ड और फिर फोर्थ 5 प्लान में हुआ क्या? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो इन थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान में खासतौर से जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है उसमें क्या किया गया, उसमें CLRP का गठन किया गया। CLRP क्या है? CLRP है सेंट्रल लैंड रिफॉर्म्स कमिटी, यानी कि केंद्रीय भूमि सुधार समिति। केंद्रीय भूमि सुधार समिति का गठन किया गया, कब का किया गया? 1971 में किया गया। और इसने क्या किया, इस केंद्रीय भूमि सुधार समिति ने कुछ दिशा निर्देश, कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए। ठीक, क्या सबसे खास गाइडलाइन क्या थी? इसने पूरे देश के लिए समान सीलिंग गाइडलाइंस, यानी कि दिशा निर्देश जारी किए। क्यों जारी किए? क्योंकि जैसा अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था ना कि ये स्टेट सब्जेक्ट था और हर स्टेट अपने हिसाब से बना रहा था, तो एक कोई, अगर हम बोले तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी सीलिंग के कानूनों में, सीलिंग की जो लिमिट्स है उनके ऊपर। तो यहाँ पर इसने क्या किया, पूरे देश के लिए समान सीलिंग गाइडलाइन जो है जारी करी गई। और इसमें क्या किया गया, इसके तहत जो लैंड है, भूमि की अधिकतम सीमा डिटरमाइन की गई, निर्धारित की गई। ठीक। और व्यक्ति के स्थान पर, व्यक्ति के स्थान पर परिवार को आधार इकाई माना गया।
आधार इकाई यानी कि बेस यूनिट माना गया। आधार इकाई या बेस यूनिट मानने का मतलब क्या, अभी तक पर पर्सन सीलिंग जो है वो डिसाइड करने की बात हो रही थी, और ये अब यहाँ पर ये कहा गया कि भाई परिवार के आधार पर डिसाइड करो कि एक परिवार के पास कितनी अधिकतम जो जमीन है वो हो सकती है। ठीक, ये यहाँ पर कहा गया। फिर आती हैं हमारे पास 5 से लेके 7 तक। फिफ्थ टू 7th 5 ईयर प्लान, कंबाइंड पीरियड है 1974 से 1990 तक। ठीक, यहां पर हम लोगों ने अभी देखा कि जो जमींदार थे वो कानून का फायदा उठा रहे थे, और कानून का फायदा उठाते हुए राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट है उसको यूटिलाइज करते हुए, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए, गलत क्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल था तो अपने हिसाब से तो वो सही ही कर रहे थे, अपनी लैंड को बचाने का काम कर रहे थे, मुकदमेबाजी कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर जो 5वीं से लेके 7वीं तक के बीच की पॉलिसी योजनाएं थी, जो प्लान्स थे, उसमें क्या था, उसमें बेसिकली ये डिसाइड किया गया कि भाई ये जो लिटिगेशंस हो रहे हैं, जो मुकदमे हो रहे हैं, जब भी हम कोई भूमि सुधार से रिलेटेड कोई चीज लेके आते हैं, तो जो जमींदार हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, बड़े लैंड ओनर्स हैं, वो कोर्ट चले जाते हैं और मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, तो हमारा ये जो रिफॉर्म का जो एजेंडा है वो एजेंडा अधर में लटक जाता है। तो यहाँ पर जो 5th to 7th 5 ईयर प्लान थे, इनका जो मेन फोकस था वो किस चीज पर रखा गया, वो रखा गया कि ये जो भूमि सुधार से रिलेटेड रिलेटेड कानून जो लेके आए जा रहे हैं, इनको चुनौती ना दी जा सके अदालत में, उससे बचाव करना। तो भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में चुनौती दिए जाने से बचाना, ये पहला फोकस था। दूसरा फोकस यहाँ पर रखा गया, लैंड रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा था यहाँ पर कि जो लैंडलेस यानी कि भूमिहीन, शेड्यूल कास्ट एंड जो शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, उनको लैंड अलोकेट करना, भूमि आवंटित करना, ये इसके दो मेन फोकस थे। ठीक, तो किया क्या गया यहाँ पर, यहाँ पर पहली चीज को करने के लिए क्या किया गया, पहली चीज को करने के लिए किया गया कि अधिकांश, अब 9 शेड्यूल तो पहले ही आ चुका था, फर्स्ट अमेंडमेंट से ही आ चुका था, तो अधिकांश राज्यों के सीलिंग कानूनों को कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में शामिल कराया गया। और 9 शेड्यूल में क्या था कि ये कहा गया था पहले अमेंडमेंट में कि जो भी चीजें इस 9 शेड्यूल से में आ रही हैं, उनको उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि बाद में जो आर कोएल्हो का केस था उसमें थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया, लेकिन फिलहाल अभी जब हम जिस पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर तो यही है। ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा, इनका चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ठीक, ताकि उन्हें शेड्यूल में शामिल कराया गया। क्यों कराया गया, ताकि जुडिशियल रिव्यू से उन्हें बचाया जा सके, तो पहली वाली चीज तो बचाव हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर एक काम और, इन्हीं में से जो 7 था, वो तो लैंडेस में जो अलोकेशन तो वो चल ही रहा है, 7th जो प्लान है बेसिकली, जो 85 से 90 तक का था। ठीक है, 85 से 90 तक का जो प्लान था, इसमें
पहली बार जो भू अभिलेख हैं, लैंड रिकॉर्ड्स के आधुनिकीकरण और फिनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता पर ध्यान दिया गया। फिर 8वीं से लेके 12वीं 5 ईयर प्लान। ठीक। यहां पर बेसिकली जो ध्यान दिया गया वो दिया गया डिजिटल रिफॉर्म्स पर। ठीक है, डिजिटल रिफॉर्म्स पर और जेंडर जस्टिस पर। जनरल जस्टिस किस पे? भूमि के मालिकाना हक में महिलाओं का भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो, वो यहां पर इंश्योर करने की बात की गई। अब डिजिटल रिफॉर्म में क्या हुआ, यहां पर अगर देखें तो मेन जो फोकस था इसका वो किस पे था? जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो भूमि अभिलेख हैं, उनको कंप्यूटराइज करवाने पर, यानी कि उनका कंप्यूटरीकरण करवाने पर। ठीक। बंजर भूमि का विकास और महिलाओं के भूमि अधिकार के बारे में फोकस किया गया इस पर। ठीक। तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर जो कंप्यूटराइजेशन है, किसका कंप्यूटराइजेशन, किसका कंप्यूटरीकरण, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, इसके लिए एक योजना शुरू करी गई। ठीक है। एक योजना का नाम क्या था? योजना का नाम था, बाद में इस योजना का नाम बेसिकली रखा गया बदल कर, जिससे हम आज जिस नाम से जानते हैं वो है NLRMP। ठीक है, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, हिंदी में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख या भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इसका नाम रखा गया। और यहां पर 10वीं और 11वीं 5 ईयर प्लान में ये एडवोकेट किया गया, ये वकालत करी गई कि जो सरकारी जमीनें हैं जब उनका पट्टा दिया जाए या उनको अलॉट किया जाए तो फीमेल्स को प्रेफर किया जाए, यानी कि सरकारी भूमि के अलोकेशन यानी कि आवंटन या पट्टा यानी कि जो लीज पर दिया जाता है, पट्टों में महिलाओं को संयुक्त यानी कि ज्वाइंट या एकल बोले तो इंडिविजुअल अधिकार दिया जाए। ठीक। ये बेसिकली हमारे अलग अलग 5 ईयर प्लान्स में जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड काम किए गए वो हैं। ठीक। यहाँ अगर देखें तो क्या इससे कुछ फायदा हुआ, क्या इसने कुछ कंट्रीब्यूट किया? तो हर कोई भी चीज होती है उसके दोनों साइड्स होते हैं, पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं, नेगेटिव साइड्स भी होते हैं, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है, यानी कि कहीं सफलता मिलती है और कहीं कहीं कुछ जगहों पर वो फेल भी हो जाता है। तो कहाँ कहाँ सफलता मिली, कहाँ कहाँ फेल हुआ, वो देखें। तो अब जब 5 ईयर प्लान में इनके बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए, इनके बारे में प्रोग्राम शुरू किए गए, इनके बारे में पैसा अलॉट किया गया, इनके बारे में प्रोग्राम्स बनाए गए,
तो एक दबाव पड़ा राज्यों के ऊपर, और इन योजनाओं का जो प्रेशर था और इन योजनाओं में जो पॉलिसी से रिलेटेड जो गाइडलाइंस दिए गए थे, उनके कारण राज्यों पर दबाव पड़ा और राज्यों ने इनिशिएट करना शुरू किया, जिस वजह से ये जो सामंती जमींदारी प्रथा थी, इसका कानूनी रूप से जो है वो अंत वो पॉसिबल हो पाया। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि पहले 5 ईयर प्लान में क्या कहा गया कि भाई लैंड में ये जो मिडिल मैन है, इनका इनको अबॉलिश करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए कानून बनाया जाए। तो जमींदारी एबॉलिशन एक्ट अलग अलग राज्यों में आया। लैंड सीलिंग के लिए फिर आगे कहा गया कि भाई लैंड सीलिंग के लिए भी कानून मसौदा तैयार किया जाए। तो लैंड सीलिंग के लिए भी बाद में राज्यों ने कानून बनाए। तो जिन दिशा निर्देश हैं उनका ये असर हमको देखने को मिला, और इसकी वजह से एक गांवों में मिडिल क्लास, मिडिल एग्रीकल्चरल क्लास का जन्म हुआ। ठीक। अभी तक तो केवल जमींदार ही सारा कब्जा करके बैठा था और बाकी सब दबे कुचले थे। जब जमींदार खत्म हुआ तो एक नया मिडिल क्लास उभर कर सामने आया। ठीक। जिसमें कुछ खास कास्ट्स का डोमिनेंस था, जैसे यादवों का, जाटवों का, जाटों का, बेसिकली कुर्मियों का। इनका अब प्रभु इनका उदय होना शुरू हुआ, ये पावरफुल होने शुरू हुई। और आगे चलकर इन सभी चीजों ने कंट्रीब्यूट किया हरित क्रांति की सफलता में, जिसको हम लोग अभी आगे चलकर हरित क्रांति को भी देखेंगे यहीं पर। ठीक। अब यहाँ पर अगर देखें तो कहाँ पर फेल हुआ ये। तो योजना आयोग के बारे में अगर बात करें तो हम जानते हैं कि जो योजना आयोग है वो केवल काम उसका प्लानिंग का है। प्लानिंग के माध्यम से वो गाइडलाइंस जारी कर सकता है, वो उनको लागू नहीं करवा सकता। अब योजना आयोग ने बहुत बड़े विजन के साथ एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव गाइडलाइन जारी किए, और वो गाइडलाइंस राज्यों को कहा कि भाई आप इनको फॉलो करिए। अब राज्य जो है वो राज्य कैसे हैं, वो ढीले हैं, राज्य जो है वो शिथिल हैं, और वो उस विजन को देख ही नहीं पा रहे हैं जिस विजन को लेकर जो योजना आयोग है उसने वो गाइडलाइन जारी किए हैं। तो उतनी इफेक्टिव तरीके से क्या राज्य उसको करवा पाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाएंगे। तो बेसिकली बात यही है कि ये केवल गाइडलाइन जारी कर पा रहा है अपनी 5 ईयर प्लान्स के माध्यम से। उनको लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट्स की थी। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक कमजोरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव शिथिलता उस समय थी। दूसरी चीज है उस समय की अगर हम लोग बात करें तो लैंड रिकॉर्ड्स थे वो कंप्लीट नहीं थे। बहुत सारे लोगों की जो लैंड्स का जो रिकॉर्ड है, जो मालिकाना हक है वगैरह वगैरह, वो सारा सरकार के पास था ही नहीं। साथ ही साथ पॉलिटिकल विल पावर की भी बहुत बड़ी कमी थी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो जमींदार थे वो अक्सर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते थे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता खुद बड़े बड़े जमींदार थे। तो वो अपने ही खिलाफ अगर कोई एक्ट आ रहा है तो उसको क्यों सपोर्ट करेंगे? नहीं सपोर्ट करेंगे। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी वहां पर थी। इस कारण बहुत सारे राज्य ऐसे थे, बहुत सारे स्टेट थे जहां पर जो सीलिंग से रिलेटेड कानून थे, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो टारगेट थे, वो केवल कागजी बातें ही रह गए। वो केवल कागजों में ही सिमट कर रह गए। केवल केरल और पश्चिम बंगाल को अगर छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि वहां पर तो कम्युनिस्ट सरकार बेसिकली कुछ समय के बाद हमारी आ गई थी। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ सकता है तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अभी तक यूपी में 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है लैंड रिफॉर्म के कंटेक्स्ट में। ठीक है। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, और इस पर आ सकता है GS 3 में भी आ सकता है और GS 5 में भी आ सकता है। तो किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है? तो देखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो हमारे पास यही बन सकता है कि भाई भूमि सुधार में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनकी क्या भूमिका रही, या पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से लैंड रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया गया। ठीक। इसके अलावा अगर थोड़ा सा घुमा फिरा कर करने की कोशिश करेगा तो घुमा फिरा कर भी वो क्वेश्चन दे सकता है। जैसे वो क्वेश्चन दे सकता है कि जो लैंड रिफॉर्म है, कि उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में क्या पूछ सकता है कि पहली और दूसरी जो 5 ईयर प्लान्स थे उसके तहत जो जमींदारी उन्मूलन और जो लैंड सीलिंग है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे पड़ा। ठीक। तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई 5 ईयर प्लान में कौन से 5 ईयर प्लान में था, क्या फोकस था, क्या नहीं था, उसका कंटेक्स्ट हमको देना पड़ेगा क्योंकि उसके कंटेक्स्ट में ही पूछा गया है। ठीक। सवाल आ सकता है जैसे कि भारत में जो शुरुआती पंचवर्षीय योजनाएं थी उनका जो मेन फोकस था वो इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म्स पर था।
पहली पंचवर्षीय योजना का तो हम लोगों ने फोकस देखा ही था, है ना। लेकिन बाद में ये जो फोकस है ये कन्वर्ट हो जाता है किस पर, ये कन्वर्ट हो जाता है तकनीकी सुधारों पर। देखा हम लोगों ने डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन की बात कर रहे हैं, हरित क्रांति की तरफ यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ चला जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इसको डिस्कस करिए या इसको एनालाइज करिए, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन 5 ईयर प्लान के ऊपर डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, या उसका कंटेक्स्ट देते हुए ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस पर ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि अभी तक नहीं पूछा गया तो ना पूछा जाए, आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब चलते हैं आगे। तो ये हम लोगों ने 5 ईयर प्लान की बात कर ली। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और इसी में जो पूछा भी जा चुका है कि भाई लैंड रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये ऑब्जेक्टिव आप GS 3 में भी इंडिया के कंटेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, और GS 5 में यूपी के कंटेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। दोनों में ही आप ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लिख सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक, एक ही चीज लिखनी है हमें GS 3 में जब हम केंद्र के या इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, और एक ही चीज लिखनी है हमको जब हम यूपी कंटेक्स्ट में बात करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है। ठीक। तो अगला है भूमि सुधार के उद्देश्य। उत्तर प्रदेश में पूछा जाए या जनरली पूछा जाए, दोनों में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, तो ये जो लैंड रिफॉर्म था, बेसिकली लैंड रिफॉर्म तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एक इकोनॉमिक एक इनिशिएटिव था सरकार का। लेकिन ये लैंड रिफॉर्म इतना इंपॉर्टेंट था कि ये पूरी एग्रीकल्चरल सेक्टर की एक तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन था। ठीक। और केवल ये एग्रीकल्चरल सेक्टर का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसके बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशंस थे वो भी, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि जब लैंड रिफॉर्म हुआ, जमींदारी का एबोलिशन हुआ, लैंड सीलिंग गई, तो एक नए मध्यम कृषक वर्ग का उदय हुआ, और कई सारी जो जातियां हैं वो अब मजबूत होकर किसमें आ गई थी, अपनी डोमिनेंस में आ गई थी, डोमिनेंट हो गई थी वो। ठीक है। जिसका एक बड़ा सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ग्रामीण समाज के ऊपर पड़ा। ठीक। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इंपॉर्टेंट घटना थी। ये शुरू की गई थी समाजवादी उद्देश्य के साथ। क्यों समाजवादी उद्देश्य? क्योंकि लैंड का कंसंट्रेशन था कुछ लोगों के हाथों में, और लैंड क्या है, लैंड एक बड़ा रिसोर्स है। और हमारा संविधान भी कहता है कि रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन, वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये जो एक इनइक्वालिटी है, ये जो एक कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, इसको खत्म किया जाए। और इस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की वजह से जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है काश्तकारों का, जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है खेतीहर मजदूरों का, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स का, जो उनको जमींदारों के द्वारा कभी भी बेदखल कर दिया जाता था उस जमीन से जिस जमीन पर वो कई सालों से लगातार खेती कर रहे हैं, उनका जो शोषण किया जाता था, मनमर्जी लगान वसूल कर उसको खत्म किया जाना, लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट करना उन लोगों के बीच में जिनके पास नहीं है, उन लोगों से लेके जिनके पास ज्यादा है। ये मेन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो यहाँ पर भूमि सुधार के उद्देश्यों की बात करें तो जो मैंने भी बताया इसको आप भूमिका के रूप में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इनको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांट लेते हैं। पहले बात करते हैं इसके सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान देना है कि वो कदम उठाए गए जो सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, इक्विटी यानी कि समता, और डिग्निटी को बढ़ावा दें, है ना। शोषण हो रहा है तो काहे की डिग्निटी, काहे की इक्विटी, काहे का सामाजिक न्याय। ठीक। तो यहां पर बेसिकली अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया में ग्रामीण जो समाज था, जो रूरल सोसाइटी थी, उसको
जमींदारों के द्वारा जो उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है, जो एक प्रकार का फ्यूडल एक बंधन में वो बंधे हुए, उससे मुक्त करना सबसे बड़ी एक चैलेंज के रूप में सरकार के सामने था। तो यहाँ पर अब जो इसका उद्देश्य रखा गया, सामाजिक उद्देश्य में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला था एंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। यानी कि शोषण का अंत। ठीक, शोषण का अंत करना। ठीक, क्यों? जमींदार जो है वो काफी तरीकों से इनका शोषण करते थे। बेगार यानी कि फोर्स लेबर करवाते थे इनसे, वैध अवैध सभी प्रकार के क्या करते थे, टैक्स वसूल करते थे, लगान वसूल करते थे, तो उनको खत्म करना। तो जमींदारों द्वारा ली जाने वाली बेगार, बेगार बोले तो फोर्स लेबर, हमारे पास एक फंडामेंटल राइट भी है जिसमें फोर्स लेबर के एंड की बात करी गई, क्या नंबर है उसका बताइए मुझे कमेंट में। ठीक है, ली जाने वाली बेगार यानी कि फोर्स लेबर, और अबवाब, अबवाब साफ साफ लिख दूं, अब वाब, अबवाब, अबवाब बेसिकली क्या थे, इलीगल सेसेस थे, अवैध उपकर थे। ठीक, इनको खत्म करना जिससे शोषण खत्म हो। ठीक, एक लीगल आइडेंटिटी देना, विधिक पहचान देना, किसे विधिक पहचान देना, जो लैंडलेस दलित हैं, जो मार्जिनल, जो कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनको एक लीगल आइडेंटिटी देना कि भाई तुम्हारे पास भी जमीन है, तुम्हारा भी एक अस्तित्व है, तुम केवल दूसरों की जमीन पर फोर्स लेबर करने के लिए, बंधुआ मजदूरी करने के लिए, बेगार करने के लिए नहीं जन्मे हो, तुम्हारा भी एक लीगल आइडेंटिटी है। और ये कैसे इंश्योर होगा, जमीन के एक फेयर और जस्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन से। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव, भूमि के न्याय संगत वितरण से भूमिहीन दलितों और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, हाशिए के समूहों को लीगल आइडेंटिटी यानी कि विधिक पहचान व डिग्निटी यानी कि सामूहिक और सामाजिक, केवल गरिमा ही लिखे, गरिमा प्रदान करना। ठीक, असमानता में कमी लाना। ठीक, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्यों है हम जानते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है, कुछ लोगों के पास जमीन है ही नहीं, एक टुकड़ा तक जमीन उनके पास नहीं है। ठीक, यह समानता में कमी कैसे करेगी, देखिए शोषण का अंत तो जमींदारी एबोलिशन करके किया गया, फ्यूडल प्रैक्टिस खत्म कर दी गई, सामंतवादी मानसिकता का समापन किया गया। लेकिन अब जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है और किसी के पास बिल्कुल जमीन नहीं, तो क्या किया जाए, यहाँ पर सीलिंग लगाई जाए कि भाई एक आदमी या एक परिवार के पास अधिकतम कितनी जमीन हो सकती है, और उसके ऊपर जितनी भी जमीन है वो उनसे ले ली जाए और उनको दे दिया जिनके पास नहीं है। ठीक है, तो ये करने का काम यहाँ पर किया गया कि कुछ लोगों के पास, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, उनके ऊपर लैंड सीलिंग लागू किया गया, और एडिशनल जो सरप्लस जमीन थी वो जो लैंडलेस खतिहर मजदूर थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को बांट दिया गया। ठीक है,
क्लियर। तो यहाँ पर केवल लैंड सीलिंग नहीं लगाई गई, बल्कि लैंड सीलिंग लगाने के बाद सरप्लस लैंड को आइडेंटिफाई किया गया, और सरप्लस लैंड को आइडेंटिफाई करने के बाद सरप्लस लैंड यानी कि अधिशेष जमीन की पहचान करने के बाद उनको रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया, ऐसे लोगों के बीच में उसका पुनर्वितरण किया गया। क्योंकि जब तक पुनर्वितरण नहीं होगा तब तक फिर समानता आएगी कैसे, क्योंकि अभी भी जो लैंडलेस है वो लैंडलेस ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग समझेंगे जब हम इसका आलोचनात्मक पक्ष देखेंगे चल के आगे लैंड रिफॉर्म का। क्योंकि हम लोग जब आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि भाई लैंड सीलिंग भी लगा दी गई, लैंड को सरप्लस लैंड को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया, सरप्लस लैंड को ले भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ कमियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से बहुत सारी जो जमीन है जिसको उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं गया। और यही वजह है जो कहा जाता है कि जो लैंड रिफॉर्म्स है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में पूरी हद तक सफल नहीं रही, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा। ठीक है। तो असमानता में कमी आप समझ गए होंगे। फिर है हमारे पास काश्तकारी सुधार यानी कि टेनेंसी रिफॉर्म्स। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। काश्तकारी सुधार में हम लोगों ने देखा था कुछ देर पहले कि यहाँ पर जो काश्तकार, काश्तकार मतलब बटाईदार, बटाईदार आप जानते होंगे कि भाई आपके पास जमीन है लेकिन आपके पास खेती करने का समय नहीं है, या इतनी ज्यादा जमीन है कि आप खेती नहीं कर पाए, तो कुछ जमीन आपने दूसरे को खेती करने के लिए दे दी। तो जमीन आपकी है, काम वो करेगा, और जो भी फसल का उत्पादन होगा वो आप अपने एग्रीड रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। जनरली आधा आधा होता है। ठीक। लेकिन यहाँ पर समस्या ये होती है कि भाई मान लीजिए वो बटाईदार कैसा है, लैंडलेस है, और वो इसी तरीके से अपना आजीविका चलाता है। अब जिसकी जमीन है वो जब चाहेगा उस बटाईदार को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो उसने जितनी मेहनत करी है उस जमीन पर वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसको बेदखली बोलते हैं। तो उसकी कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। बटाईदार ने जितनी मेहनत करी, जो जमीन का मालिक है उसका मन भर गया, या उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, या उसको बेहतर व्यक्ति मिल गया, तो उसने क्या कर दिया कि आज से तुम हमारी जमीन पर नहीं आओगे। तो बटाईदार का अधिकार खत्म। ये सही नहीं था, तो इसको दूर करने के लिए यहाँ पर टेनेंसी रिफॉर्म जो है वो लाए गए। ठीक है। अब यहाँ पर इन टेनेंसी रिफॉर्म्स और बटाईदारों की स्थिति को सुधारने के लिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक। 3S का टारगेट रखा। ये 3S क्या है? पहला एस है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यानी कि बेदखली से सुरक्षा, कि जब मर्जी या तब नहीं निकाल सकते हो। दूसरा है स्टेबल या फेयर रेंट, यानी कि उचित व स्थिर लगान। जो भी आप उससे लगान ले रहे हो वो उचित होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, मनमर्जी वाला नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटरी नहीं होना चाहिए, और स्थिर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए कि जब मनाया तब बढ़ा दिया, जब मनाया तब और बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टेबल और फेयर रेंट होना चाहिए। तीसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम सरेंडर, तीसरा एस। ठीक है। यानी कि मनमानी बेदखली से बचाओ। ठीक। अच्छा, पहली वाली सिक्योरिटी ऑफ टेंडर में बेसिकली क्या था कि बेदखली जो जमींदार निकाल दे रहे हैं उससे बचाना है। प्रोटेक्शन ऑफ सेंटर में कभी कभार क्या होता था कि किसान से जबरदस्ती जमीन सरेंडर करवा ली जाती थी। तो ये उससे जबरदस्ती जमीन को सरेंडर ना करवाया जा सके, उससे बचाव की बात यहाँ पर तीसरे वाले एस में की जा रही है। हम लोग काश्तकारी रिफॉर्म में जब आएंगे, टेनेंसी रिफॉर्म में जब आएंगे, अभी जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेजेस थी, तो उसमें हम लोग इन तीनों चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक। अभी तो उद्देश्य देखना, बस इतना अभी यहाँ पर ध्यान रखिए। दूसरा है हमारा आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव।
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान दिया गया कि उत्पादकता बढ़नी चाहिए और गरीबी खत्म हो या गरीबी का उन्मूलन हो। ठीक, पॉवर्टी खत्म हो। ठीक। अब यहाँ पर हमारी जो एग्रीकल्चर था वो स्टैग्नेशन में था। स्टैग्नेशन का मतलब होता है ग्रोथ की वो सिचुएशन जहां पर ग्रोथ है ही नहीं, ना आगे बढ़ रहा ना पीछे चल रहा, बिल्कुल ठहराव आ गया है, गतिहीन हो गई है। तो अर्थव्यवस्था जो थी वो बेसिकली स्टैग्नेशन थी, स्टैग्नेट हो गई थी। और यहाँ पर जो लक्ष्य रखे गए, जो ऑब्जेक्टिव रखे गए यहाँ पर, वो था हमारे पास आर्थिक उद्देश्यों में पहला, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक। अब बेसिकली एग्रीकल्चर में ये स्टैग्नेशन क्यों आया था? एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन ये इसलिए आया था क्योंकि जो मालिक है जमीन का वो खेती में इन्वॉल्व नहीं है, और जो खेती में इन्वॉल्व है वो जमीन का मालिक नहीं है, और उसको ये पता है कि हमको कभी भी जमीन से निकाला भी जा सकता है। तो जब उसको ये पता है, जब वो जमीन का मालिक नहीं है, तो वो केवल एक यंत्र की तरीके से काम करता है, और वो कभी भी कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है जिससे कि जमीन बेहतर हो सके या जमीन की प्रोडक्टिविटी क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक। और इसीलिए यहाँ पर हमारे पास ये जो सुधार लाने के ऑब्जेक्टिव रखे गए, इनका इनको ये पता था, ये टारगेट रखा था इन्होंने, ये फिलॉसफी इन्होंने लेके चली हुई थी कि अगर एक मालिक है तो मालिक हमेशा जो है वो किराएदार से बेहतर तरीके से चीजों का ध्यान रखता है। ठीक। एक जमीन का मालिक एक जमीन के टेनेंट से ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को प्रोड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि वो बेहतरी की भी खोज करता है, वो बेहतरी का काम करने की कोशिश करता है, वो इनिशिएटिव्स लेता है, वो इनोवेशंस लेके आता है, वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा जिससे कि बेहतरी हो सके। ठीक। तो ये कहा गया कि वास्तविक किसान जो है वो वही है जो जुताई करता है, और अगर उसको मालिकाना हक भी दे दिया जाए तो वो उसमें और बेहतर तरीके से काम करना शुरू करेगा। वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर जमीन में जो उबड़ खाबड़ है तो उसको समतल करने में भी जो है वो ध्यान देगा, इन्वेस्ट करेगा, सिंचाई में भी इन्वेस्ट करेगा, ट्यूबवेल कुएं वगैरह में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा, मैकेनाइजेशन के लिए भी वो काम करेगा, क्योंकि अब वो मालिक है तो जाहिर सी बात है उसका अपना खुद का एक बड़ा हित उससे जुड़ा हुआ है। और इससे क्या होगा, इससे सीधी सीधी क्या होगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। ये कहा गया कि जब तक किसान को ये सिक्योरिटी नहीं मिलेगी कि जमीन उसकी है, तब तक वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक। तो लैंड टू टिलर का अधिकार देकर किसानों को ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए प्रेरित करना इसका एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक। तो क्लियर हो गया होगा ये। दूसरा है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि बिचौलियों का उन्मूलन। अपने शब्दों में लिख लीजिएगा इसको अगर लिख रहे हैं तो। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट, बिचौलियों का उन्मूलन। बिचौलियों की बात कई बार हो चुकी है, जमींदार जागीरदार महाल वगैरह जो था ये बिचौलिए होते थे। और यहाँ पर ये कहा गया कि इन बिचौलियों के बीच से हटाकर किसान और स्टेट के बीच में सीधा एक जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश किया जाए, जिससे कि जो एक्सेस है, जो सरप्लस प्रोडक्शन है, जो लगान के रूप में आ रहा है, वो बिचौलियों की जेब में ना जाए। ठीक। वो सीधे सीधे क्या होने लगे, एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर के बेनिफिट के लिए ही इन्वेस्ट किया जा सके। ठीक है। ये एक अगला ऑब्जेक्टिव था। और इसी के लिए क्या लाया गया, जमींदारी एबॉलिशन जो अधिनियम है वो लेके आए गए। ठीक। दूसरी चीज थी यहाँ पर कि एसेट बेस्ड लाइवलीहुड, यानी कि संपत्ति आधारित आजीविका। ठीक। संपत्ति आधारित आजीविका मतलब संपत्ति के आधार पर आजीविका आ रही है ना। आजीविका के कई सारे तरीके होते हैं, आप नौकरी करके आजीविका कमाते हैं, नौकरी करके आजीविका कमा रहे हैं तो संपत्ति पर आधारित तो है नहीं। ठीक। बुद्धिजीविता पर आधारित आजीविका होती है। संपत्ति पर आधारित आजीविका का मतलब क्या है कि आजीविका आप अपनी संपत्ति के माध्यम से ले रहे हैं। एसिड बेस्ड लाइवलीहुड है आपकी।
और जो खेती है उस खेती में अगर जमीन आपकी है और उस पर आप मेहनत करके प्रोडक्शन ले रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो किस प्रकार की आजीविका हो गई? संपत्ति आधारित आजीविका हो गई। और अगर किसानों को जो लैंडलेस, जो मजदूर हैं, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल टेनेंट हैं, जो काश्तकार हैं, उनको अगर जमीन दे दी जाए, तो ये कहा जा सकता है कि जो एक स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है वो खत्म की जा सकती है, क्योंकि अब उनके पास जमीन आ जाएगी। जमीन पर वो, क्योंकि अब उनकी जमीन है, तो अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे, जमीन की बेहतरी कर सकेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे, और इससे उनकी जो गरीबी है उस गरीबी के दुश्चक्र से वो वापस आ सकते हैं। वो गरीबी जो केवल मजदूर होने की वजह से उनके जीवन में घर कर गई है, अब जमीन का मालिक होकर वो मजदूरी क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। तो इससे क्या होगी? इससे क्या होगी? स्ट्रक्चरल पावर्टी खत्म होगी, यानी कि जो संरचनात्मक गरीबी है वो खत्म हो जाएगी। फिर जोतों की चकबंदी। चकबंदी के बारे में हम लोगों ने देखा था, क्या था? यानी कंसोलिडेशन। ठीक। कंसोलिडेशन से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी कि जमीन अलग अलग जगहों पर फैली हुई है, थोड़ी जमीन यहाँ पर है, थोड़ी 2 किलोमीटर दूर, थोड़ी 2 किलोमीटर दूर, फिर 3 किलोमीटर दूर, तो फैली हुई जमीन है। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। अगर ये एक साथ होते तो किसान इन पर ज्यादा बेटर तरीके से काम कर सकता था, ज्यादा बेटर तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्लीमेंट कर सकता था, मैकेनाइजेशन कर सकता था। ठीक, बैलों की जगह पर वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके खेती कर सकता था, आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है। तो अब ये जो बिखरी हुई जोतें हैं, बिखरी हुई जमीन है, उसकी उसको एक जगह पर एक साथ कर देना, यही कहलाता है क्या? चकबंदी या कंसोलिडेशन। उसको 3 बीघे जो फैली हुई, इसको एक जगह पर एक साथ कहीं पर 3 बीघे उसके बदले में दे दी गई, ये कंसोलिडेशन हो गया। इससे क्या हुआ? इससे एक वायबल फार्म यूनिट बन गई, एक व्यवहारिक कृषि इकाई बन गई, बड़ी एक साथ सभी जमीन की, और अब उस पर वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। ठीक। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर कृषि को आधुनिक बनाना। ठीक। क्लियर। चकबंदी होने के बाद बेहतर सिंचाई योजनाएं बनाना। ठीक। आधुनिक मशीनों, ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टर वगैरह, इन सब का प्रयोग क्या हो जाएगा? संभव हो सकेगा। ठीक। तो ये थे इसके क्या? ये थे इसके इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक उद्देश्य। अब आते हैं अगले में, राजनीतिक और संवैधानिक उद्देश्य। हमारा संविधान कई सारी बातें कहता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। ठीक। साथ ही साथ वो कहता है कि वेल्थ और रिसोर्स का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। वो बात करता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, वो बात करता है इंक्लूसिवनेस की। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करना राजनीतिक उद्देश्य की कैटेगरी में आएगा। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। ठीक। कहां पर कही गई है? हमारे संविधान के भाग 4 में कही गई है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। वहां पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा गया, उसको प्राप्त करना। खास तौर से आर्टिकल 39B और 39C को लागू करना। ठीक। 39B 39C क्या है? 39B 39C वही है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, कि ये कहते हैं कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन ना हो। ठीक। जो भी रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से किया जाए कि उनका यूज किस लिए हो? कॉमन गुड के लिए हो, वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। ठीक। तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए हो, ये इंश्योर किया जाना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव एक था। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि आर्टिकल 39B 39C में जो टारगेट दिए गए हैं, जो डायरेक्शंस दिए गए, दे के रखे गए हैं, उनको फुलफिल करके कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक।
फिर है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात करी थी जहां पर सामूहिक जमीन के प्रबंधन की बात हो रही थी, कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात हो रही थी। तो अब ये कुमारप्पा कमेटी में भी कहा गया था, ठीक। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव रखा गया कि भाई जमीन और जो रिसोर्सेज है उनका जो मैनेजमेंट है वो ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाए, ठीक। यही टारगेट हम लोगों ने देखा था ग्रामदान का भी था, ठीक है, कि गांव समाज की भूमि हो जाएगी और गांव समाज उसका मैनेजमेंट करेगा। ये क्या है, ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। वहां पर एक कोष की भी बात की थी जहां पर एक निश्चित आय का एक हिस्सा गांव के लोगों को कंट्रीब्यूट करना होता था और उसका इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाना था। तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। गांव अपने लेवल पर फंड्स को इकट्ठा कर रहा है, गांव अपने लेवल पर अपनी चीजों को मैनेज कर रहा है, गांव अपने लेवल पर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहा है। ये है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसको मजबूत करने का टारगेट भी यहाँ पर रखा गया, जो कि कैसा टारगेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। ऐसे ही समावेशी ग्रामीण व्यवस्था की स्थापना करना भी एक ऑब्जेक्टिव था। यानी कि इंक्लूसिव रूरल ऑर्डर, ठीक। अब हम लोगों ने देखा था कि जो जमींदारी महलवाड़ी वगैरह जो व्यवस्थाएं थी अंग्रेजों की, साथ ही साथ जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें भी तो 66% तक लगान लिया जा रहा था और नगद लगान देना होता था। तो इन सभी परिस्थितियों की वजह से जो किसान था वो कर्ज के चक्कर में फंस गया था, क्योंकि उसके पास अगर फसल अच्छी नहीं हुई है लेकिन लगान तो उसको देना ही देना है, तो ऐसे केस में वो साहूकारों से कर्ज लेता था और साहूकार के जो कर्ज थे वो मनमानी जो रेट थे इंटरेस्ट के उस पर दिए जाते थे। और वो इंडेटनेस के ऐसे दुष्चक्र में फंस जाते थे कि पीढ़ियां निकल जाती थी लेकिन वो कर्ज जो है वो खत्म नहीं होता था। तो यहाँ पर समावेशी ग्रामीण व्यवस्था यानी कि इंक्लूसिव रूरल ऑर्डर में ये टारगेट रखा गया कि जो इंडेटनेस है, जो ऋणग्रस्तता है, उसको कम किया जाए और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे किसानों की इनकम बढ़े, किसानों की आय बढ़े और उनका जो ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा हो, वो बेहतर हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्टिव थे। अगर हम बिल्कुल संक्षेप में बात करें, बिल्कुल हम समराइज करके इसको बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म्स थी इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना नहीं था, केवल इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा एक रूरल स्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था जो एक्सप्लॉयटेशन फ्री हो, जिसमें शोषण ना हो, सामाजिक उद्देश्य। ठीक है। जो भारतीय संविधान, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो एक इक्वलिटी वाले, एक इक्विटी वाले समाज की एक जो अवधारणा रखी गई, एक जो विजन रखा गया, उसको पूरा करे तो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक। और यही जो चीजें हैं, इन्हीं चीजों को शेप करने का काम भी हम लोगों ने अभी देखा था किसने किया था, हमारे फाइवर प्लान ने भी किया था। तो ये चीजें आप कहीं पर भी डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो फिनिश हो जाता है। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग आ जाते हैं जो स्टेजेस रही हैं उनको देखने। और स्टेजेस देखिए, स्टेजेस सब जगह वही रही हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको यूपी के कंटेक्स में देखेंगे। जीएसटी में आता है तो जीएसटी में भी आप यही चीजें लिख सकते हैं, लेकिन अगर यूपी में लिखेंगे तो भी यही चीजें लिखनी है, बस यूपी का कंटेक्स, यूपी का नाम आपको दे देना है बीच बीच में। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार सवाल आया है, भूमि सुधार के चरण। तो हेडिंग में यूपी डाल देता हूं मैं, आप दोनों में लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसको, क्योंकि इसमें अंदर से भी सवाल बन सकता है। ठीक है। ठीक। अब उत्तर प्रदेश से भूमि सुधार के जो चरण है उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बताया गया है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ओवरऑल एक ही है, बस प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो अलग है। कहीं पर
इसको जो स्टेप्स ली गई उनके आधार पर किया गया है, कहीं पर इनको ईयर के आधार पर किया गया कि भाई 1951 से 1960 तक, 1960 से 1980 तक, 1980 से 1990 तक, या 2000 तक, और 2000 के बाद का डिजिटलाइजेशन वाला पीरियड। तो वो है। ठीक, चीज एक ही है, लिखने के तरीके दो अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर जो करेंगे, हम यहाँ पर जो स्टेप्स ली गई उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, जिससे कि लिंक करना जो है वो आसान हो सके, और वो स्टेप किस पीरियड से रिलेटेड थी वो भी बताता हुआ चलूंगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर आपका मन हो ईयर वाइज लिखने का कि भाई इस पीरियड में क्या 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 काम किए गए, उस आधार पर भी आप लिख सकते हैं। लेकिन बेटर रहेगा कि आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलें कि कौन सा काम किया गया, फिर कौन सा काम किया गया, फिर कौन सा काम किया गया, वो ज्यादा बेटर है। आप क्रोनोलॉजिकल उसमें बनाकर अगर लिखेंगे उसके मुकाबले। ठीक। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को हम लोग मोटे तौर पर 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या 7 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले उनको हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या स्टेजेस, फिर एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। कुछ में हमको थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अंदर से भी सवाल जो है वो बनते हैं। जैसे अगर हम जमींदारी एबोलिशन की बात करें तो अंदर से भी बन सकते हैं सवाल, कि स्टेजेस नहीं पूछा जा सकता है, और सवाल एक बार आया है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून की सफलता और विफलता के बारे में बात करें, या कमियां क्या रह गई, या इसमें जो अलग अलग रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो कैसे आई। तो ये अंदर के भी सवाल पूछ सकते हैं, तो इन चीजों को ध्यान देते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक। तो स्टेजेस की बात करें तो हमारी जो पहली स्टेज है वो है जमींदारी उन्मूलन, यानी कि जमींदारी एबोलिशन या एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। दूसरा है काश्तकारी सुधार, यानी कि टेनेंसी रिफॉर्म्स। तीसरा है भूमि जोत सीमा, यानी कि लैंड सीलिंग। चौथा है चकबंदी। कंसोलिडेशन। हरित क्रांति को भी थोड़ा सा डाल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रामीण विकास। अभी टारगेट देखा था ना हम लोगों ने, गरीबी उन्मूलन, रूरल डेवलपमेंट एंड पावर्टी एलिवेशन। और सातवां है आधुनिक भूमि प्रशासन व डिजिटल सुधार, है ना, डिजिटल रिफॉर्म्स, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो शुरुआत में जमींदारी उन्मूलन है, काश्तकारी सुधार है, चकबंदी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो इनको हमको थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा, क्योंकि इनमें कई तरीके के और कई मतलब अंदर से भी सवाल जो है वो बन सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग इनको देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमींदारी उन्मूलन की, पहली स्टेज की, पहली स्टेप की। ठीक, यूपी के कंटेक्स में पढ़ रहे हैं। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग जमींदारी उन्मूलन कानून जो है वो आए हैं। ठीक, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो लैंड रिफॉर्म है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, और हर स्टेट ने अपना अलग अलग बनाया है। हम यूपी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आया यूपी में उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट
1950 उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 इसका नाम है। ये जो एक्ट है हम लोगों ने देखा कि 1951 की जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें इसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जो राज्य हैं वो जमींदारी उन्मूलन या ये जो इंटरमीडियरीज हैं इनके एबोलिशन के लिए जो कानून है वो बनाएं। लेकिन यूपी में इसके पहले से काम शुरू हो चुका था 1946 में। इंपॉर्टेंट है। 1946 में कमेटी बनी थी, इसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। आजादी के पहले की ही बात कर रहे हैं। कमेटी गोविंद वल्लभ पंत समिति बनी थी। ठीक। और इस गोविंद वल्लभ पंत समिति ने इसको हम जमींदारी एबोलिशन कमेटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जमींदारी उन्मूलन समिति के नाम से भी जानते हैं। इसने कुछ सिफारिशें दी थी और उन सिफारिशों के आधार पर ये जो कानून है उत्तर प्रदेश में ये लाया गया था। ठीक। ये कानून उत्तर प्रदेश में लाया गया था जमींदारी एबोलिशन वाला। ठीक। अब जब जमींदारी एबोलिशन का ये कानून उत्तर प्रदेश में आया तो जमींदारों ने आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उस समय था उसके तहत इसको क्या किया, इसको चैलेंज किया। लिख देते हैं कि सिफारिशों आधार पर इसको लाया गया था। और जैसा सभी जगह पर हुआ यहाँ पर भी चैलेंज किया गया। और इससे बचने के लिए हम लोग सब जानते हैं, पॉलिटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1951 में। और इसको 9th शेड्यूल में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया, जिससे कि ये जुडिशियल रिव्यू से क्या रहे, बचा रहे। ठीक। ये तो बेसिक सी बातें हैं। अब 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ। 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ यानी कि ये इसकी क्या है, वेस्टिंग डेट है। और यहां से उत्तर प्रदेश में जमींदारी का क्या हो जाता है, और जमींदारी का अंत होने से क्या हो गया, किसान और राज्य के बीच में क्या आ गया, सीधा संपर्क। क्योंकि जो बिचौलिया है वो बिचौलिया अब खत्म हो गया। जमींदार तालुकदार जागीरदार का वैधानिक रूप से अंत हो गया। ठीक। साथ ही साथ यहां पर एक है सेक्शन 117। ठीक। सेक्शन 117 के तहत ये क्या कहा गया कि भाई गांव की जो जमीन होगी उसका कंट्रोल किसी और के पास नहीं होगा, सरकार के पास भी नहीं होगा, लखनऊ सचिवालय में भी नहीं होगा, बल्कि जो भी गांव की जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जैसे चारागाह हो गया, तालाब हो गया, हाट हो गया, बाजार हो गया, बंजर जमीन हो गई, इन सभी का जो मैनेजमेंट है वो दिया जाएगा किसको, एलएमसी को। एलएमसी का मतलब लैंड मैनेजमेंट कमेटी, भूमि प्रबंधन समिति के पास जाएगा। किस किस चीज का अधिकार, ये अधिकार जाएगा किसके पास, इसके पास किस किस चीज का अधिकार जाएगा, सभी गांव की पब्लिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल पास्टर लैंड, चारागाह, हाट, बाजार, बंजर भूमि, तालाब एक्सेट्रा। ठीक है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। हुआ कि नहीं हुआ, विकेंद्रीकरण हो गया। जमीनी स्तर पर डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर हुआ इससे। अब एक चीज और करी गई यहाँ पर, इसके पहले अगर देखा जाए तो पट्टेदारों की, जिनके पास जमीन लीज पर है या जो जिनके पास जमीन है किसी भी रूप में हो, पट्टेदारों की 46 कैटेगरीज थी।
इसको घटाकर क्या किया गया, चार कैटेगरीज में लाया गया। तो 46 कैटेगरीज थी, इनमें कौन कौन होते थे, ताल्लुकदार होते थे। सारे 46 तो नाम नहीं है, ध्यान रखने हैं आपको, बस दिमाग में रखिए। ताल्लुकदार होते थे, जिन अवध के बड़े जमींदारों को ताल्लुकदार कहा जाता था। पक्केदार होते थे, जो जमींदारों के अंडर होते थे। उपमालिक अंडर प्रोपराइटर होते थे। ठेकेदार होते थे, ये ठेकेदार कौन होते थे, तो किसी गांव से लगान वसूलने का ठेका लेते थे। ऐसे ही मौरूसी काश्तकार होते थे, जिनके पास हेरिडेटरी राइट होता था काश्तकारी का। दाखिलकार होते थे, जिनके पास जमीन के कब्जे का परमानेंट राइट होता था। ऐसे ही इस्तमरारी होते थे। जो इस्तमरारी जो काश्तकार होते थे वो क्या होते थे, जो एक परमानेंट रेट पर जो है वो टैक्स देते थे। ऐसे ही गैर मारूसी होते थे, शिकमी, टेनेंट एट विल, माफीदार, गुजारेदार वगैरह वगैरह, सीर खुद काश्ती, बहुत सारी कैटेगरीज, 46 कैटेगरीज टोटल होती थी। इनको घटाकर कितने पे कर दिया गया, चार पे कर दिया गया। इन चार के नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। ठीक, ये चार कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, चार कैटेगरीज में हमारे पास सबसे पहला है, इंपॉर्टेंट है, पहला है भूमिधर। इंग्लिश में अभी, ठीक, ये सर्वोच्च वर्ग है। ठीक है, इनके पास जमीन का परमानेंट अधिकार है। ठीक, यह अधिकार हेरिडेटरी है, वंशानुगत है, और ट्रांसफरेबल यानी कि हस्तांतरणीय है। यानी कि इनके पास इसको बेचने का अधिकार भी है। ठीक, भूमिधर के पास बेचने का अधिकार भी है। नंबर दूसरी कैटेगरी पर आ रहे हैं सीरदार। सीरदार, ठीक, सीरदार के पास वंशानुगत अधिकार है जमीन पर। लेकिन ये जमीन बेच नहीं सकते। ठीक, और अधिकतर जो छोटे किसान हैं, वो छोटे किसान इसी कैटेगरी में रखे गए, जमीन को बेचने का अधिकार नहीं था। इनके पास वंशानुगत है, बेचने का भी है, लेकिन जो सीरीदार है उसके पास वंशानुगत अधिकार तो है कि जमीन अगर बाप के पास है तो बाप के बाद वो बेटे के पास जाएगी, लेकिन बेटा या बाप उसको बेच नहीं सकते। तीसरी कैटेगरी आ गई जिसको बोला गया आसामी। ठीक, आसामी कौन थे, आसामी जो थे वो बेसिकली अस्थायी काश्तकार थे, जो भूमिधर या सीरदार की जमीन पर खेती करते थे। ठीक, कब करते थे, विशेष परिस्थितियों में। विशेष परिस्थितियां कौन सी, जब जो जमीन का वास्तविक मालिक है वो डिसेबल है। डिसेबल क्यों है, विकलांग है, या सेना में है, एक्सेट्रा, और वो खुद नहीं कर पा रहा है खेती, तो ऐसे केस में ये लोग खेती करते थे और इनको आसामी बोला जाता था। ठीक, चौथी कैटेगरी है आदिवासी। ADHIVASI, आदिवासी, ये ट्रांजिशनल कैटेगरी थी। ठीक है, ट्रांजिशनल कैटेगरी थी। ठीक, जो पहली तीन कैटेगरी में नहीं आ रहे थे उनको आदिवासी की कैटेगरी में रख दिया गया था उस समय। और बाद में 1954 के एक अमेंडमेंट से इनको सभी को सीरदार बना दिया गया।
तो अगर हम कहें कि 1954 के बाद ये आदिवासी वाली कैटेगरी वो खत्म हो गई तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी आदिवासी थे वो 1954 के अमेंडमेंट के बाद क्या बन गए, सीरदार बन गए। तो ये चार कैटेगरीज है। भूमिधर, भूमिधर कौन, जिनके पास जमीन का स्थायी हक है, वंशानुगत हक भी है और जमीन को बेच भी सकते हैं। सीरदार कौन है, जिनके पास वंशानुगत अधिकार तो है लेकिन वो जमीन को बेच नहीं सकते हैं। आसामी कौन है, जो भूमिधर और सीरदार की जमीन पर खेती करता है, तब खेती करता है जब जो भूमिधर या सीरदार है, यानी कि जो मालिक है, वो जमीन पर खुद खेती नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वो विकलांग है, या तो वो सेना में है, या किसी और परिस्थिति के कारण वो खुद खेती नहीं कर पा रहा है। चौथी कैटेगरी आदिवासी की थी, जो ट्रांजिशनल थी, उस समय रख दिया गया था, और 1954 के अमेंडमेंट के बाद इस अधिनियम में, अमेंडमेंट के बाद इसको सीरेदार बना दिया गया। तो ये जमींदारी अधिनियम में ये चार कैटेगरीज हमारे पास बना दी गई, 46 कैटेगरीज को घटाकर, कि भाई ये चार कैटेगरीज में ही आप किसी ना किसी एक कैटेगरी में होंगे। अब जमींदारों का जब उन्मूलन किया गया तो भाई जमींदारी के पास अधिकार है, जमींदारी से उसका एक राइट छीना जा रहा है। जो उनकी आय का साधन था कि वो जमींदार जो थे वो लगान वसूल करके सरकार को जमा करते थे और कुछ हिस्सा अपने पास रखकर अपना जीवन यापन करते थे उससे। ठीक। तो उनकी आय का साधन छीन लिया गया। तो यहाँ पर इस अधिनियम में यह भी था कि इनको मुआवजा दिया जाएगा, जमींदारों को मुआवजा दिया जाएगा। कितना मुआवजा दिया जाएगा, उनकी जो शुद्ध आय है, यानी कि जो नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब क्या है, जो भी लगान वो वसूलते थे उसमें उनका जो हिस्सा है वो माइनस जो खर्चे हो रहे हैं उनको हटाने के बाद जो बचा वो क्या हो गया, वो शुद्ध हो आय हो गया। इस शुद्ध आय का 8 गुना उनको बॉन्ड्स के रूप में दिया जाएगा। ठीक। छोटे जमींदारों को रिहेबिलिटेशन ग्रांट, यानी कि पुनर्वास अनुदान दिया गया। ठीक। जो पुनर्वास अनुदान था ये छोटे जमींदारों को ज्यादा मिलता था और बड़े जमींदारों को क्या मिलता था, उसकी जो दर थी, उसका जो रेट था वो उनके लिए कम था। अब यहाँ पर एक चीज समस्या ये उत्पन्न हो गई कि ये जो मुआवजे वाली बात है, इस मुआवजे के लिए को टोटल जो पैसा एस्टिमेट किया गया वो आता है 670 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में 670 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार को देना था। इतना भारी मुआवजा, अभी भी देश आजाद हुआ है, उत्तर प्रदेश भी अभी अभी देश के साथ ही आजाद हुआ है, अभी हालत बड़ी खस्ता है, सरकार भी नई नई है और इतना बड़ा पैसा कहाँ से लाया जाएगा, तो पैसा था नहीं। अब पैसा जब था नहीं तो सरकार ने क्या बनाया, 670 करोड़ रुपए के पैसे का इंतजाम करने के लिए सरकार ने बनाया एक फंड जिसका नाम था जमींदारी उन्मूलन कोष, यानी कि जमींदारी एबॉलिशन फंड बनाया गया। अभी जमींदारी उन्मूलन फंड में पैसा कहाँ से आएगा, तो ये कहा गया कि जो सीरदार है, ये देखिए, ये जो कैटेगरी थी ना सीरदार की, सीरदार जमीन को बेच नहीं सकते थे, यानी कि पक्के मालिक तो एक तरीके से हम कह ही नहीं सकते, मालिक तो वही है जो जमीन का कुछ भी कर सके अपनी। तो इनसे कहा गया कि अगर वो जितना भी लगान दे रहे हैं उस लगान का 10 गुना एक साथ जमा कर देंगे तो उनको सीरदार से हटाकर भूमिधर बना दिया जाएगा। क्या कहा गया सीरदारों से, कि जितना भी उनका लगान आता है अगर उस लगान का 10 गुना पैसा इकट्ठा हमको दे दें, सरकार को दे दे, इस फंड में डाल देंगे, तो उनको सीरदार की कैटेगरी से निकालकर भूमिधर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो अब जो सीरदार थे वो सीरदार क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब उनके पास जमीन को बेचने का अधिकार आ जाएगा, पूरा का पूरा मालिकाना हक उनके पास आ जाएगा। और 10 गुना उनके लिए कोई बहुत बड़ी रकम भी नहीं रही होगी, तो उन्होंने खुशी खुशी जो है वो एक मुश्त लगान का पैसा 10 गुना जो है वो जमा करना शुरू कर दिया। सरकार के पास पैसा आया और सरकार ने उसी पैसे का इस्तेमाल क्या किया, मुआवजा देने के लिए किया। एक 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 बहुत बढ़िया तरीके का फिनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर सरकार ने किया, उन्हीं से पैसा लेके उन्हीं को एक तरीके से दिया। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर अगर देखें तो जमींदार उन्मूलन कोष आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगली चीज आती है, यहाँ पर एक सेक्शन था
154, 117 तो हम लोगों ने देखा, 154 सेक्शन भी ध्यान रखिए। 154 का क्या है, अब एक चीज यहां पर देखिए, अब मान लीजिए किसी जमींदार के पास फॉर एग्जाम्पल की जमीन है, 500 एकड़ जमीन है उसके पास। अब लैंड सीलिंग में उससे क्या कहा गया, लैंड सीलिंग्स में उसकी जमीन ले ली गई। ठीक, लैंड सीलिंग में उसकी जमीन ले ली गई और उसको मुआवजा दे दिया गया बदले में। ठीक, अब ये भी तो हो सकता है कि वो जो जमींदार है वो मुआवजा मिलने के बाद और बाद में किसी भी तरीके से जमीन को दोबारा से क्या कर ले, खरीद ले और वापस से उसी पोजीशन में आ जाए, तो अब वो फिर से जमीन का मालिक हो गया, फिर से जमीन का कंसंट्रेशन एक आदमी के हाथ में हो गया। तो ये क्या किया गया, तो ये इंश्योर करने के लिए कि वो जो जमींदार था जिसको अबॉलिश किया गया, जिससे उसकी जमीन सीलिंग लगा के वापस भी ले ली जाएगी आगे चलकर और 200 में बांट दी जाएगी, वो दोबारा से भविष्य में फिर से जमीन खरीद कर दोबारा से नए रूप में वापस ना आ जाए, तो इसके लिए आर्टिकल 154 यहाँ पर, सेक्शन 154 वहां यहाँ पर डाला गया। इस 154 में 154 क्लॉज 1 में एक फ्यूचर सीलिंग डाली गई। भविष्य लक्ष्य सीमा लगाई गई कि कोई भी व्यक्ति या परिवार जो है वो भविष्य में इतनी जमीन खरीद नहीं सकता है जिससे उसकी कुल जमीन जो है वो सीलिंग से ज्यादा हो जाए। सीलिंग कितनी लगाई गई थी, 12.5 हेक्टेयर, सॉरी 12.5 एकड़। यानी कि भविष्य में भी वो इतनी जमीन नहीं खरीदेगा कि इससे ज्यादा उसके पास जमीन हो जाए। अब इस सेक्शन ने क्या काम किया, इस सेक्शन ने जमीन के दोबारा कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, रोक दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर लगा दी गई कि आगे चलकर वो व्यक्ति या परिवार सीलिंग लिमिट से ज्यादा की जमीन नहीं खरीद सकता, इतनी नहीं खरीद सकता कि अब खरीदने के बाद उसकी कुल जमीन सीलिंग को क्रॉस कर जाए, 12.5 एकड़ को क्रॉस कर जाए। ठीक, दूसरी चीज यहां पर कही गई कि भूमिधर जो है अपनी जमीन किसी और को, पट्टे यानी कि लीज या किराए पर नहीं दे सकता, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, है ना। क्योंकि हम लोगों ने एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म में पढ़ा था वहां पर कि मालिक तो कहीं और रह रहा है और दूसरे लोग वहां पर खेती कर रहे हैं, ये एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म था। ठीक, तो ये दोबारा से एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म ना हो जाए कि भाई भूमिधर ने अपनी जमीन किसी को देके वो कहीं और जाके बस गया है, ये ना होने पाए, इसलिए कहा गया कि केवल कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस पर। एक्सेप्शनल कंडीशंस क्या थी, विकलांग है, खुद खेती नहीं कर सकता, सेना में है या किसी और वजह से वो खुद खेती नहीं कर सकता, मजबूरी है उसके सामने, वहीं पर वो पट्टे पर दे सकता है, आसामी रख सकता है, अदरवाइज वो अपनी जमीन किसी और को किराए पर या पट्टे पर नहीं दे सकता। कारण क्या, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म या अनुपस्थित जमींदारी दोबारा से अस्तित्व में ना आने पाए। ये चीज यहां पर ध्यान रखी गई। ये आपको भी ध्यान रखना है कि अगर जमींदारी उन्मूलन के प्रावधान पूछे जाएं तो आपको ये सारे प्रावधान वहां पर लिखने ही लिखने हैं। कौन कौन से प्रावधान, पहला प्रावधान तो हमारे पास यही है कि एक आर्टिकल 117 बनाया गया कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, लैंड मैनेजमेंट कमेटी को वहां की जो सार्वजनिक संपत्ति उसका वो सब छोड़ दे दिया गया, 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। 46 कैटेगरीज से हटाकर केवल 4 कैटेगरीज बनाई गई, भूमिधर, सीडर, असामी और आदिवासी की। आदिवासी ट्रांजिशनल थी। उसके बाद मुआवजे की बात करी गई। मुआवजे के साथ साथ हमको ध्यान रखना है कि रिहेबिलिटेशन ग्रांट जो छोटे किसान जमींदारों के लिए था वो। फिर जमींदारी उन्मूलन कोष का प्रावधान लिखना है हमको, आर्टिकल 154 में जो फ्यूचर सीलिंग की बात करी गई वो लिखना है। भूमिधर अपनी जमीन किसी को किराए पर नहीं दे सकता, एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़कर, वो हमको लिखना होगा अगर जमींदारी उन्मूलन के प्रावधानों पर सवाल एग्जाम में आता है तो, यूपी में। ठीक, अब यहां पर इसका अगर हम लोग देखें तो इसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी बनता है, एग्जाम में सवाल क्रिटिकल इवैल्यूएशन पर भी आ सकता है। यहां पर कुछ कमियां हैं, इसमें क्या कमियां हैं, तो कमियां क्या हैं, कमियां अगर देखें तो इसमें बटाईदार की अनदेखी करी गई है। इसने जमींदारों को तो हटा दिया, लेकिन सबसे निचले स्तर पर खेतों में काम करने वाले बटाईदार, साझीदार या अंग्रेजी बोले तो शेयर क्रॉपर्स जो थे, उनको कोई मालिकाना हक नहीं मिला क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम ही नहीं होता था।
तो जो बटाईदार होते थे उनका कोई नाम ही नहीं है, तो उनको कोई भी अधिकार इस कानून के द्वारा नहीं दिया गया। ठीक। दूसरी चीज, अभी मैंने भूमिधर की बात की थी कि भूमिधर अपनी जमीन किसी को किराए पर नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उस जमीन पर खेती कौन करेगा? भूमिधर खुद उस जमीन पर खेती करेगा। ठीक, यानी कि ये कहा गया कि वो व्यक्ति जिस जमीन पर खुद खेती कर रहा है वो उनके पास रहेगी। ये कंडीशन थी जमींदारी उन्मूलन कानून में कि जमींदार की वो जमीन जिस पर जमींदार खुद खेती कर रहा है वो जमीन जमींदार के पास रहेगी, वो नहीं छीनी जाएगी। और इसको बोला गया खुद कास्ट। ठीक। तो बड़े जो जमींदार थे वो बड़े जमींदारों ने क्या किया? बड़े जमींदारों ने वो सारी जमीन जिन पर वो दूसरों से खेती करवा रहे थे, जो दूसरे लाखों काश्तकार उनकी दूसरी जमीनों पर खेती कर रहे थे, उनको तुरंत रातों रात बेदखल कर दिया और कागजों पर ये दिखाया कि भाई ये इतनी सारी जमीन पर वो खुद खेती करते हैं, वहां पर कोई दूसरे से खेती नहीं करवाते हैं। तो ये क्या हुआ? खुद काश्त जमीन का दुरुपयोग कर दिया गया। और इससे एक चीज ये भी हुई कि लाखों की संख्या में जो काश्तकार थे वो बेदखल हो गए, उनको जमीन से निकाल दिया गया, उनका हक जो है वो छीन लिया गया जमींदारों के द्वारा, केवल अपनी जमीन को बचाने के लिए। क्योंकि कानून में क्या प्रावधान था कि जिस जमीन पर जमींदार खुद खेती करता है वो जमींदार जमीन उससे नहीं छीनी जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने काश्तकारों को हटाकर ये कागजों पर दिखा दिया कि खेती वो खुद करते हैं उसमें। तो ये उनका कमी है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया इस कानून में। ठीक। अब इस जमींदारी उन्मूलन कानून से अचीवमेंट्स क्या क्या मिली, इस पर ध्यान रखिएगा, सवाल आया है। उपलब्धियां। ठीक। पहली उपलब्धि तो ये है कि लगभग बिचौलिए हट गए। 2 करोड़ किसानों का राज्य से सीधा संबंध स्थापित हो गया, क्योंकि बिचौलिए हमेशा के लिए हट गए। बिचौलिए हट गए तो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी रुकेगा। ठीक। अभी तक वो जमींदार की दया पर निर्भर थे। दूसरी चीज ये है कि जो काश्तकार हैं, जिनके रिकॉर्ड्स में नाम है, बटाईदार नहीं, जिनसे मौखिक है वो नहीं, काश्तकारों को ऑक्यूपेंसी राइट मिला। ऑक्यूपेंसी राइट का मतलब होता है, हिंदी में अगर बोले तो अधि भोग। ठीक, अधिभोग का अधिकार। तो अभी तक किसान जो क्या थे, इसके आने के पहले जमींदारों की दया पर डिपेंडेंट थे, टेनेंट एट विल थे, वो जमींदार जब चाहेगा उनको बेदखल कर देगा। ठीक है। अब उन्हें क्या मिल गया? उन्हें अपनी जमीन पर ऑक्यूपेंसी का परमानेंट राइट मिल गया, स्थायी हक मिल गया। ठीक। और अब वो क्या करेंगे? इससे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उनको मिला। अब वो, क्योंकि जमीन पर उनको ऑक्यूपेंसी राइट मिल गया है, तो एक तरह की जमीन उनकी है, या तो भूमिधर के रूप में या तो सीधेदार के रूप में। अब वो क्या करेंगे? उस पर इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो और इनोवेशंस भी करेंगे, नई नई तकनीकें लेके आएंगे, जमीन का समतलीकरण करेंगे। अब बंजर जमीन तो उसको सुधारने का काम करेंगे। ठीक है। मतलब कम उपजाऊ जमीन तो सुधारने का काम करेंगे। बेहतर जो है सिंचाई सिस्टम लेके आएंगे वगैरह वगैरह, और इस तरीके से इन्वेस्ट करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। और अब यहां पर क्या हुआ? अगली चीज जो है वो ये है कि जमींदारों का जब पतन हुआ, जमींदारों जमींदारों का, क्योंकि पैसे वाले लोग होते थे, पॉलिटिकली भी एक्टिव रहते थे, उनका पॉलिटिकल और सोशल डोमिनेंस होता था। ठीक है। तो जब इनका जमींदारों का पॉलिटिकल और सोशल डोमिनेंस खत्म हुआ जमींदारी के खत्म होने से, तो एक नई मिडिल पीजेंट्री का उदय होता है। नए मध्यम कृषक वर्ग का उदय हुआ। ठीक। खासतौर से वो जिनको हम आज ओबीसीज की कैटेगरी में रखते हैं।
ठीक। यही जो है, यही ग्रीन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो जो पुराने जमाने के एलीट क्लास के जमींदार थे, जिसमें खासतौर से हाई क्लास के लोग, हाई उच्च वर्ग के लोग शामिल थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह ये होते थे, उनका वर्चस्व टूटा। और उनकी जगह पर जमीन पर जो वास्तविक रूप से पसीना बहाने वाली जातियां थी, कुर्मी, है ना, ये सब, ठीक है, यादव, ये जो थे, ये इन जातियों का, अब इनके पास जमीन आ गई तो इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ। मेहनत की इन लोगों ने और आगे बढ़े, और नए मध्यम कृषक वर्ग का उदय यहां पर हुआ। ठीक। अच्छा, भूमिधर और सीरदार ये बने आगे चलकर। और यहां पर जब इनका इस तरीके का उदय हुआ, जब इनका उदय हुआ और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हुआ, पॉलिटिकली भी ये एक्टिव हुई, और पॉलिटिकली एक्टिव होने से इनको पॉलिटिकल पावर भी मिली। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चौधरी चरण सिंह का, जो राइज हुआ। और यही जो मिडिल पीजेंट्री है, यही 1960 में वेस्टर्न यूपी और जो यूपी का दोआब वाला एरिया है, यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर भी सवाल बन सकता है कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं या जो जमींदारी उन्मूलन है, उसने किस तरीके से नए मध्यम कृषक वर्ग के उदय में योगदान दिया। ठीक। या उनके पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में योगदान दिया, ये ध्यान रखिएगा, इस पर भी सवाल बन सकता है। 100 मार्क्स का, 100 शब्दों का जो है वो आ सकता है। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ, अभी आगे देखेंगे तो यहां पर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो 83.9% जो रिडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड है, पुनर्वितरित भूमि है, ये किसको दी गई? शेड्यूल कास्ट फैमिलीज को दी गई, अनुसूचित जाति के परिवारों को दी गई। जिससे क्या इंश्योर हुआ? सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुआ, इंश्योर हुआ। ग्राम सभाओं का गठन किया गया, जो गांव की इन चीजों को मैनेज करने का काम करती थी। तो लैंड मैनेजमेंट में बॉटम लेवल पर डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो हुआ। ठीक। तो ये चीज यहां पर आई। अब यहां पर अगर हम तो देखें तो यूपी के जो गांव है, वहां पर जमीन आज भी और आज से पहले तो बहुत ज्यादा, अगर हम लोग देखें तो जमीन जो है वो लाइवलीहुड का, यानी कि आजीविका का साधन नहीं होती थी, बल्कि सोशल स्टेटस होता था। किसके पास कितनी जमीन है, वो उसके स्टेटस को डिफाइन करती थी। ठीक। तो जब समाज के सबसे निचले तबके को, यानी कि दलितों को, भले ही पट्टे पर मिली लेकिन जमीन मिली, तो पुरानी जो जजमानी प्रथा जो थी, जो सवर्ण जमींदारों पर उनकी डिपेंडेंसी पर बेस्ड थी, है ना, कि नहीं, आज भी बोलते हैं ये हमारी प्रजा है। गांव में अगर आप देखेंगे तो इनको प्रजा बोला जाता है। ठीक। और वो कौन होते हैं? वो मालिक होते हैं, इसको जजमानी प्रथा बोलते हैं। तो ये जो है, जो जमींदारों पर उनकी डिपेंडेंस थी, उच्च वर्ग के लोगों पर उनकी डिपेंडेंस थी, वो क्या हुई? वो टूट गई। और गांव की जमीन पर जो कंट्रोल है, वो जब एलएमसी को दिया गया, सरल शब्दों में तो ग्राम सभा को दिया गया, तो इससे पंचायती राज और जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, इसकी भी शुरुआत हुई। जजमानी प्रथा को हम लोग पढ़ेंगे आगे, भी ध्यान रखिएगा, लेकिन जजमानी प्रथा यही, तो इस पर भी सवाल बन सकता है कि इसने किस प्रकार से जजमानी प्रथा के अंत को वो किया, प्रमोट किया। ठीक। तो ये बेसिकली हमारा पहला स्टेज था। इसको हम लोग इतना रखते हैं, बाकी हम लोग अगली क्लास में इसको कवर करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट।